स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एमएस पोस्टल एकेडमी में। और आज हम लोग अपना नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग पीओजी के जो आगे के क्लास थे वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आज थोड़ा क्लास टाइमिंग के बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि बहुत दिन से वीडियो लेक्चर नहीं आ पाया था। पीडीएफ रेडी करनी थी हम सभी को। तो हम लोग देखते हैं कि कौन से दिन हमको वीडियो रिलीज करना है और कितने टाइम पे आपका वीडियो आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग शुरुआत करेंगे कि हम लोग का पहला लेक्चर आएगा वीक में मंगलवार ट्यूसडे को, ठीक है। उसके अगला लेक्चर आपको मिलेगा थर्सडे को पीओजी पार्ट 1 का, ठीक है। पीओजी को हम लोग महीने से 1.5 महीने में मतलब लास्ट फरवरी तक हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। जो पीओजी पार्ट 1 एमटीएस और पोस्टमैन दोनों सिलेबस के लिए सिमिलर रहता है, ठीक, पेपर 1 के लिए। और दूसरी चीज़, सैटरडे को हम लोग लाएंगे अपना जीके का सेक्शन। जीके का भी क्लास हम लोग सैटरडे से चालू करने वाले हैं। संडे को हम लोग पीवाईक्यू की क्लास चालू कर रहे हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले उठाएंगे 2024 के पेपर, उसके बाद उठाएंगे 2025 के पेपर। एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, आपके जो भी जीडीएस साथी हैं उनको सभी को चैनल से जोड़िए। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए देखते हैं हम लोग लेक्चर को। और हाँ, वीडियो को आपको टाइमिंग बता दें, आपका हर वीडियो आएगा शाम को 7 बजे, आपका पब्लिश कर दिया जाएगा, आप वहाँ से अपना देख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग क्लास 8 तक पढ़ लिया था जिसमें हॉलीडेज के बारे में दिया गया है। हम लोगों ने पहले ही क्लास में बताया था कि क्लास 8 में आपका हॉलीडेज दिया गया है। अब क्लास 9 में हम लोगों को बताया गया है पेमेंट ऑफ पोस्टेज की, मतलब डाक का जो भुगतान है वो क्यों करना चाहिए और किस लिए वो आवश्यक है, उसके सारे नियम और शर्तें क्या हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कोई डाक भेजा, कोई आर्टिकल भेजा, तो उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि डाक का शुल्क देना, ठीक है, पेमेंट ऑफ पोस्टेज, ठीक। पेमेंट ऑफ पोस्टेज इज यूज फॉर फास्टर डिलीवरी। जैसे कि आपने अपना कोई पेमेंट आर्टिकल भेजा, उसका आपने पेमेंट किया तो उसकी आपको एक रिसीविंग मिलती है, उससे आप अपना मतलब ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं। और आपकी वो चीज़ जो कि पेमेंट हो चुका है उसका, उसकी फास्टर डिलीवरी होगी और उसकी ग्रेटर सिक्योरिटी, आप हर एक स्टेप पे जाके पता लगा सकते हैं कि आपका आर्टिकल किस जगह पहुंचा है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या बनता है कि अगर आपने पोस्टेज पेड नहीं किया तो आपका आर्टिकल के साथ क्या होगा। अगर आपका पोस्टेज पेड नहीं है या कम पेड है तो ये डाक खाने के पास अथॉरिटी है कि उसकी कोई ग्रेटर सिक्योरिटी के लिए आप उसको अलाउ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी कोई स्पेशल डिलीवरी नहीं होगी, उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं। और हो सकता है वो आगे चल के आर्टिकल आपका डाक के द्वारा डिटेन कर लिया जाए, जिसको हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ पोस्टेड ये था क्लॉज नंबर 9। अब आगे बढ़ते हैं, क्लॉज नंबर 10 को देखते हैं। पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी। Payment of postage is done by postage stamp which is issued by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक। अब अपने पोस्ट ऑफिस के पास कुछ स्टेशनरी होती हैं, कुछ डाक टिकटें होती हैं जिनको बेचने का अधिकार डाकघर के पास है। अब वो टिकटें कौन सी बेची जाएंगी, जो भारत सरकार के द्वारा अधिकृत या बनाई गई हैं, ठीक है, जो डाकघर के नियम के अकॉर्डिंग पब्लिश की जाती हैं, उनको हम लोग बेच सकते हैं। पोस्ट ऑफिस इशू सर्टेन टाइप ऑफ स्टेशनरी लाइक एनवेलप, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड विद द वैल्यू ऑफ रिक्विसाइड स्टैम्प इन पोस्ट ऑफ देम, ठीक। अब इसका मतलब क्या है कि पोस्ट ऑफिस की हम लोगों ने स्टैम्प के बारे में देख लिया कि जो भी स्टैम्प आपकी आएंगी वो भारत सरकार के द्वारा अधिकृत होंगी और उनको भारत सरकार की पूरी अथॉरिटी होगी, वही पब्लिश कर सकता है, ठीक।
अब स्टेशनरी के बारे में, जैसे कि कुछ एनवलप भी इशू करता है पोस्ट ऑफिस, उसके साथ साथ आपका इनलैंड लेटर कार्ड हो गया, पोस्ट कार्ड हो गया, और उस पर कुछ जो वैल्यू लिखी होती है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू की है जो स्टैम्प के द्वारा लिखी हुई होती है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सेल द रेवेन्यू स्टैम्प बट दे आर नॉट यूज फॉर द पेमेंट ऑफ पोस्टेज। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन एक गारंटीड बन सकता है कि जो पोस्ट ऑफिस है वो एक रेवेन्यू स्टैम्प भी सेल करता है, लेकिन उसको आप पेमेंट ऑफ पोस्टेज में यूज नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि मतलब पेमेंट ऑफ पोस्टेज आपका रेवेन्यू स्टैम्प के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो फिर पेमेंट ऑफ पोस्टेज किसके द्वारा अलाउ किया जाएगा, या हम लोग कैसे अपना चार्ज है वो डाक का भर सकते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ टाइप हैं, जैसे कि इम्प्रेशन के जरिए, इम्प्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग और कैश। इम्प्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग, इम्प्रेशन मतलब छाप के द्वारा, छाप मतलब किसी पोस्ट कार्ड के ऊपर वैल्यू लिखी होती है, 2 रुपये, 3 रुपये, ILC के ऊपर 2.5 रुपये, 1.5 रुपये, उस तरह से, तो वो उसकी शुल्क वैल्यू और आपका वही लिया जाएगा, ठीक है। तो वो इम्प्रेशन हो गया। अब इम्प्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग, फ्रैंकिंग एक मशीन होती है जिसके द्वारा आर्टिकल की वैल्यू लगाई जाती है, ठीक है। ब्लू कलर में और रेड कलर में फ्रैंकिंग का इम्प्रेशन दिया जाता है, तो वो भी आपका पोस्टेज के टाइम पे अलाउड किया जाता है, और आपका पोस्टेज चार्ज कैश में भी किया जा सकता है, ठीक है। अब अगली चीज़ हम लोग देखते हैं फिलेटैलिक ब्यूरो। फिलेटैलिक ब्यूरो को हम लोग बोलते हैं दार्शनिक ब्यूरो, ठीक। कलेक्शन ऑफ स्टैम्प एंड स्टडी ऑफ स्टैम्प, ठीक है। तो जो भी आपका स्टैम्प हुआ उसका कलेक्शन या उसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलेटैलिक, ठीक। स्टैम्प लवर आर कॉल्ड फिलेटैलिस्ट। जो भी स्टैम्प लवर या स्टैम्प की जानकारी को कलेक्ट करने के लिए इच्छुक रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फिलेटैलिस्ट। इस चीज़ को आप मार्क करके रखना इम्पोर्टेंट है। जो ओवरसीज ऑर्डर आते हैं आपके फिलेटैलिक ब्यूरो के लिए, वो कहाँ पे एग्जीक्यूट किए जाते हैं, वो सारे के सारे आपके एग्जीक्यूट किए जाते हैं इंडियन फिलेटैलिक ब्यूरो, बॉम्बे GPO में, ठीक है। जो भी आपके विदेशी ऑर्डर आते हैं पब्लिश करने के लिए, वो सारे के सारे आपके बॉम्बे GPO में आपके एग्जीक्यूट होंगे, ठीक। अब क्लॉज नंबर 12 देखते हैं हम लोग, प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, ठीक है। डाक शुल्क का नगद में भुगतान। प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश इज ऑथराइज्ड बाय द हेड ऑफ सर्कल इन सम इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिस, ठीक। जो आपका डाक शुल्क का नगद में भुगतान है वो आपके हेड ऑफ सर्कल के द्वारा इशू ऑथराइज किया जाता है। हेड ऑफ सर्कल हो गए आपके चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, और ये सिर्फ कुछ लिमिटेड पोस्ट ऑफिस में ही अलाउड होता है, जैसे कि आपका गेजेटेड ऑफिसर हो गया या ग्रुप ए का कोई ऑफिस हो गया, उसी में ये सब चीज़ें आपकी अलाउ की जाती हैं, ठीक। दिस इज वैलिड फॉर फर्म्स अदर पर्सन हु पोस्ट वेरी लार्ज नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, ठीक है। अगर कोई कंपनी है या कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि मतलब साधारण डाक को वेरी बड़ी क्वांटिटी में पब्लिश करना चाहता है, तो उसको नगद में भुगतान करके वो अपना भेज सकता है आपकी क्वांटिटी। अब मिनिमम क्वांटिटीज कितनी होनी चाहिए आपकी कैश में भुगतान करने के लिए, अगर बड़ा शहर में आपको पब्लिश करना है तो मिनिमम आपके पास 500 आर्टिकल होने चाहिए, ठीक है। और अगर कोई छोटी सिटी है तो उसमें आपके मिनिमम 250 आर्टिकल अलाउड हैं, ठीक। अब कुछ कुछ शहर ऐसे भी हैं जो कि रजिस्टर्ड आर्टिकल को भी नगद में पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनका पोस्टेज लेके। कौन कौन से हैं, जैसे कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर, दिल्ली आर ऑथराइज्ड बाय HOC फॉर प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि
प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेड इन कैश रजिस्टर्ड आर्टिकल अप टू 50 आर्टिकल नॉट लेस देन 50। अगर आपको कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल का नगद में भुगतान करना है तो आपको मिनिमम 50 आर्टिकल होने चाहिए। 50 से कम हुए तो वो आपका प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेड कैश में नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है। The facility of prepayment of postage in cash is also available at gazetted and HSG post office only for funds and company। हमने ऊपर पहले ही देखा था कि मतलब जो आपका प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश वो सिर्फ इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिस या जो ऑफिसेस को HOC ऑथराइज्ड करते हैं उसी में हो सकता है। जनरली गैजेटेड ऑफिस में और आपका हायर सिलेक्शन ग्रेड पोस्ट ऑफिस में ही अलाउ है। ठीक है। मिनिमम क्वांटिटी हम लोग ऊपर देख चुके हैं 500। कौन कौन से लेटर आप इसमें भेज सकते हैं इसके जरिए आप देख सकते हैं लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, अनरजिस्टर्ड पार्सल या अनरजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भी आप इसमें भेज सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपने क्लॉज नंबर 13 को, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्पॉइल्ड और डीफेज स्टैंप के बारे में। If a stamp is defaced, torn, cut, overprint, separated, then these stamp are not allowed। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताते हैं। अगर आपने कोई डाक टिकट लिया है, ठीक है, वो आपकी कटी हुई है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उसको फाड़ के दिया गया है, तो वो स्टैंप आपको यूज में नहीं लेनी है और उसको आप कहीं भी लगाएंगे तो वो आपकी इलीगल मानी जाएगी। समथिंग रिटेन ऑन स्टैम्प विच आर नॉट ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट इंडिया दैट स्टैम्प शैल नॉट बी यूज्ड। दूसरा केस ये है कि आपने स्टैम्प परचेज की, अगर उसके ऊपर कुछ और लिखा गया है या प्रिंट किया गया है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिखा गया है तो वो भी स्टैम्प आपको यूज में नहीं लेनी है और ये वाली भी आपको नहीं लेनी है। पोस्ट ऑफिस क्या होता है, रजिस्ट्री एनवेलप बेचता है। ठीक है। तो वो रजिस्ट्री एनवेलप आपको किस केस में यूज नहीं करनी है, वो आपको कैन नॉट बी यूज फॉर द अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। अगर आपने रजिस्ट्री एनवेलप लिया है तो उसको रजिस्ट्री के टाइम पे ही यूज करना है। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल में आप उसको पोस्ट नहीं कर सकते हैं। Someone uses the use stamp will be considered offense in इंडियन पेनल कोड। ठीक, हमने ऊपर देखा। अगर आपने कोई स्टैम्प पहले यूज कर लिया, ठीक है, अब आपने उसको निकाल के या दूसरी बार उसको यूज करना चाहा तो वो आपकी कानून के तहत इलीगल है और आपका ऑफेंस माना जाएगा IPC के तहत। तो ये आपका था पूरा डिफेज स्टैम्प के बारे में। अब हम लोग देखते हैं फिक्सियस स्टैम्प। ठीक है। फिक्सियस स्टैम्प आपका दिया गया है क्लॉज नंबर 14 में। मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ फिक्सियस पोस्टेड स्टैम्प फॉर एनी पर्पस इज प्रोहिबिटेड एंड इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 263A ऑफ द IPC। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ जाता है कि फिक्सियस स्टैम्प कौन से सेक्शन के तहत आपकी प्रोहिबिटेड है, तो सीधा आपको टिक लगाना है सेक्शन 263A। अगर आप कोई फिक्सियस स्टैम्प को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या उसका यूज कर रहे हैं तो वो आपकी प्रतिबंधित है, आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं। अगर यूज कर रहे हैं तो आपको उसके लिए दंड दिया जा सकता है और IPC की धारा 263A के तहत आप पनिश किए जा सकते हैं। ये स्टैम्प जो भी आपकी होती हैं ये सिर्फ आपकी दार्शनिक रूप से होती हैं। इनका आप सिर्फ इलस्ट्रेशन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ पे, फिलेटेलिक ब्यूरो में, और इनको पब्लिश किया जाएगा वो आपका सिर्फ ब्लैक कलर में पब्लिश किया जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास में हम लोग इसके आगे के लेक्चर को क्लॉज नंबर 15 से कवर करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे पैकिंग के बारे में और सीलिंग के बारे में। ठीक है। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है आज का, छोटा सा ही है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बीच में हमने एक क्लॉज को मिस किया है, वो आपका है फ्रैंकिंग मशीन से रिलेटेड, क्योंकि वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको बीच में मच कर देते तो आपके आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। उसको क्लियर करने के लिए हम फ्रैंकिंग मशीन का
लास्ट में एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग फ्रैंकिंग मशीन के दोनों पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक और रिमोटली मैनेज्ड को पूरा एक स्लाइड में कवर करेंगे, ठीक है। दोनों को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टाइम टेबल पे एक बार फिर से देख लेते हैं। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर मंडे को मिल जाएगा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का। थर्सडे को भी पीओजी पार्ट चलेगा आपका। सैटरडे को आपको जीके की क्लास शुरू होगी और जिसमें हम लोग लीनियर क्वेश्चन को उठाएंगे, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा जीके का नहीं है। इसमें हम लोग कम से कम 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि बार बार वहीं से क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। डेली हम लोग 20 से 30 क्वेश्चन देखेंगे। संडे को अपना PYQ लाएंगे, जिसके तहत आपके जो भी डाउट हैं वो सारे कम क्लियर हो जाएंगे। वीडियो आपका शाम को 7 बजे आ जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।